हेलो स्टूडेंट्स, a warm वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ITLS अकेडमी। आप सभी लोगों का ITLS अकेडमी में स्वागत है। हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेसिकली क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को अंडरस्टैंड करने से पहले हम ये समझते हैं कि डीएनए क्या है हमारा। तो अब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को अंडरस्टैंड करने से पहले हम ये समझते हैं कि हमारा डीएनए क्या है। What is the DNA? First we understand what is the full form of DNA. DNA is a deoxyribonucleic acid. और डीएनए क्या है? इट इज अ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कैसे है? ये जेनेटिक मटेरियल इसीलिए है क्योंकि यही एक ऐसा पार्ट है जो अपने पेरेंट्स से अपने ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफर होता है। पेरेंट्स से किस में ट्रांसफर होता है? उनके बच्चों में। बच्चों को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? ऑफ स्प्रिंग्स। जैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें हम अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं और बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिससे हम अपने पेरेंट्स से डिसिमिलर होते हैं। ये जो सिमिलरिटीज हमारे पेरेंट्स से आती है वो किसकी वजह से आती है? इसी डीएनए की वजह से, क्योंकि यही एक डीएनए हमारा ऐसा है जो वर्क करता है ऐसे एज अ जेनेटिक मटेरियल और जो ट्रांसफर होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन एंड ऑल्सो कॉल्ड एज अ पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। अगर हम डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करें तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ये होता है हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल कैसे होता है देखिए समझते हैं। ये हो गया हमारा इसका सिंगल हेलिक्स और नाउ ये हो गया हमारा डबल हेलिक्स। एक हमारा 3 प्राइम एंड, नेक्स्ट हमारा 5 प्राइम एंड ये हमारा 5 प्राइम एंड दिस इज आवर दिस इज आवर 5 प्राइम एंड दिस इज अ 3 प्राइम। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी है हमारी? डबल हेलिकल। डीएनए किस किस चीज से मिलके बना होता है हमारा? पेंटोज शुगर, किससे? पेंटोज शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजीनस बेस। नाइट्रोजीनस बेस। और ये जो नाइट्रोजीनस बेस होते हैं ये भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे प्यूरिन और नेक्स्ट होते हैं हमारे पिरिमिडीन। ठीक है, प्यूरिन को भी हमने फर्दर क्लासिफाई किया है और पिरिमिडीन्स को भी। प्यूरिन को हमने फर्दर क्लासिफाई किया है एडेनिन एंड गुआनिन में और पिरिमिडीन को हमने साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल में डिवाइड किया हुआ है। वहीं अगर हम बात करें बॉन्डिंग की तो जो हमारा एडेनिन होता है ये डबल बॉन्ड से अटैच्ड होता है किससे? थाइमिन से। और जो हमारा गुआनिन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड होता है हमारा साइटोसिन से। और यही चार जैसे एटी, जीसी, फिर हमारा जीसी एंड टीए, यही चारों हमारे बेस पेयर्स मिलके हमारे पूरे डीएनए को कोड करते हैं। ठीक है, और इस डीएनए जो हमारा डीएनए है इसका वर्क क्या है, ये क्या करता है, इसकी इंपोर्टेंस क्या है,
अब हम वो थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं कि जो डीएनए है वो उसकी इंपोर्टेंस इतनी है क्या, क्या जेनेटिक मटेरियल है, क्या ऐसा होता है, क्या चीजें हैं, तो थोड़ी इसकी इंपोर्टेंस समझते हैं। जैसे डीएनए की बात करें हम, तो ये बन गया हमारा डीएनए, ठीक है। और डीएनए पे हमारे कोड है एटीजीसी के सीक्वेंस, वही एटीजी के सीक्वेंस होते हैं, तो ये बना हमारा डीएनए, ठीक है, जो है हमारा डबल हेलिकल। अब इस पे क्या है, हमारे एटीजीसी है, जो मैंने आपको अभी बताया था, इन्हीं की रिपीटेड यूनिट होती है और कुछ भी नहीं होता है इसमें, सिर्फ पूरे डीएनए में हमें यही चीजें मिलेंगी। अब इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए से बनता है हमारा एमआरएनए। क्या बनता है हमारा एमआरएनए। एमआरएनए क्या होता है हमारा मैसेंजर आरएनए, कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन कोड है उस इंफॉर्मेशन को आगे फर्दर लेके जाना, ठीक है। तो डीएनए से क्या बन गया हमारा एमआरएनए। अब इस एमआरएनए से बनती है हमारी प्रोटीन, जो हमें विजुअलाइज होती है, और जो भी हमारा जो मेन एम है डीएनए का वो क्या है, यही करना, और यही हमारा कहलाता है सेंट्रल डोग्मा। इसमें पहले क्या होता है हमारा रेप्लिकेशन, देन ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। डीएनए का मेन मोटिव क्या था, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। जैसे सपोज करो हमें हेयर देखना है, ठीक है, हेयर हमारे पापा के हेयर की बात करें तो उनके हेयर का कलर भी ब्लैक है, और उनके अगर हम बेटे की सन की बात करें तो उनके कलर का भी जो हेयर का कलर है वो भी ब्लैक है। तो किस तरीके से ब्लैक है, क्या हुआ, किसकी वजह से ऐसा हुआ, तो क्या था कि इस वाले जो पेरेंट्स है हमारा, उसमें कोई जीन होगा, जीन के किसके फॉर्म में होगा, हमारा डीएनए की फॉर्म में। जैसे ये एटीजीसी मान लो, सपोज करो यही हमारे हेयर को कोड कर रहा है, तो ये जो कोडिंग वाला पार्ट है हमारा जीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीन। जीन क्या है, डीएनए का कोडिंग पार्ट, जो किसी प्रोटीन की सिंथेसिस करे वो हमारा कहलाता है जीन। वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा डीएनए में। और किस उसमें जो कोडॉन होते हैं वो किसके फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, हमारे एटीजीसी के फॉर्म में, ठीक है। तो अब फिर उससे क्या हुआ, एमआरएनए बना। एमआरएनए के बनने के बाद जो प्रोटीन्स बनी, प्रोटीन्स क्या है हमारी फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स, जो क्या है हेयर। तभी तो हमारे पेरेंट्स और सन, जैसे मान लो उनके पापा और उनके बच्चे दोनों के हेयर सेम हुए। तो यही तो एक डीएनए का जो मेन काम हुआ वो यही तो हुआ ना, कि प्रोटीन की सिंथेसिस करना, सेंट्रल डोग्मा को फॉलो अप करना। एंड दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट अ डीएनए। नाउ हम अपने टॉपिक पे चलते हैं और ये हम समझते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। तो देखिए, व्हाट इज अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अब देखो, डीएनए से क्या समझते हैं हम, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और जो क्या है इसकी वर्किंग क्या है वो हमने अभी अंडरस्टैंड की थी। अब देखो फिंगर्स का क्या मतलब हुआ, हमारी उंगलियां, और प्रिंट। अब देखो जितनी भी हमारी उंगलियां हैं, जितने भी पर्सन हैं हम, मान लो एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, एक पर्सन है सी, ठीक है। अब इस पर्सन के फिंगरप्रिंट्स, इस पर्सन के फिंगरप्रिंट एंड इस पर्सन के फिंगरप्रिंट क्या आपस में मैच करेंगे, नहीं करेंगे। जब फिंगरप्रिंट एकदम सेम होंगे, सिमिलर पर्सन्स के होंगे, तभी ये फिंगरप्रिंट्स आपस में मैच करेंगे। अगर ये सिमिलर पर्सन्स के नहीं हुए तो ये आपस में मैच नहीं करेंगे। और इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के कॉन्सेप्ट को एस्टेब्लिश किया, और यहीं से हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का
ऑप्शन आया। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कैसे आया? देखिए, जो हमारा डीएनए है, डीएनए का जो 99.99% जो डीएनए होता है वो सारे ऑर्गेनिजम्स का सेम होता है। इसमें जो 0.1% पार्ट होता है वही हमारा सिमिलर वही हमारा कोडिंग होता है, यही हमारा होता है यूनिक पार्ट। और ये हर इंडिविजुअल में यूनिक होता है। अगर हम पर्सन करें ए की बात, पर्सन बी की बात और पर्सन सी की बात, तो इन तीनों पर्सन्स में जो 99.99% डीएनए होगा वो हमारा सिमिलर होगा, लेकिन जो 0.1% डीएनए का पार्ट होगा वो हमारा यूनिक होगा। ठीक है, और इसी यूनिक कैरेक्टर्स के कारण ही ये दोनों हर इंसान में डिफरेंट है। और वैसे ही हमारी फिंगरप्रिंट्स के जो प्रिंट्स होते हैं वो भी दोनों डिफरेंट होते हैं, कोई सेम थोड़ी ना होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। इसीलिए दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, इसीलिए हमने इस टेक्निक का नाम दिया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्योंकि यहाँ पे हम डीएनए के जो हमारा 0% यूनिक पार्ट है उसको एज अ फिंगरप्रिंटिंग की तरह यूज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस टेक्निक इज नोन एज अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस है इसे हम डीएनए प्रोफाइलिंग, मॉलिक्यूलर टाइपिंग एंड मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। ये क्या है? इट इज अ साइंटिफिक मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन अ ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मैप if it's relevant to compare it to that of the others। ये बात है ना कि देखिए, हम इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तरफ से क्या कर रहे हैं, हम इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से जो जेनेटिक मटेरियल है, जो हमारा जेनेटिक मेकअप है, उसको हम डिटरमाइन करते हैं, और वो या तो रिलेवेंट होगा एक दूसरे से या फिर हमारा डिफरेंट होगा। ठीक है, when applied this technique is human polymorphic region are analyzed। polymorphic regions are मतलब एक दूसरे से different region, मतलब कि यूनिक पार्ट को हम इसमें क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट, ये सेम पार्ट है कि 99 यहाँ पे 99.99% जो ह्यूमन जीनोम्स होता है वो सारे इंडिविजुअल का सेम होता है, बस 0.51% ही पॉलीमॉर्फिज्म रीजन होता है, जिसको हम यूज करते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग में या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक है, अब हम इसकी डिस्कवरी के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसको किसने डिस्कवर किया था और कहाँ पे डिस्कवर किया था। तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इस पे जो हमारे साइंटिस्ट थे सर एस जेफरीज, वो बहुत टाइम से रिसर्च कर रहे थे। वो एक्चुअली मॉलिक्यूलर डीएनए पे ही वर्क करते थे, तो वो बहुत टाइम से इन्हीं सब चीजों पे रिसर्च कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि डीएनए में एक यूनिक पार्ट है जो हर पर्सन में डिफरेंट है। मतलब उन्होंने एक पर्सन देखा तो उसमें डिफरेंट, दूसरे पर्सन देखा तो दूसरे में पर्सन, फिर तीसरे को देखा तो तीसरे में डिफरेंट, ऐसे उन्होंने बहुत सारे पर्सन्स में इसकी स्टडी की और इस बात को फिर प्रूफ किया कि फिर उन्होंने उसी कॉन्सेप्ट जो डीएनए का यूनिक पार्ट था, अलग अलग था, उसी कॉन्सेप्ट को लेके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक्स को एस्टेब्लिश किया इन 1984 में। कहां पे किया था? डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक एट द यूके, यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें 1988 में जो हमारी एक लैब है सीएसआईआर की, सीसीएमबी हैदराबाद, इन्होंने क्या किया, बहुत जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम प्रोब्स का यूज करते हैं, तो वो बहुत सारे प्रोब्स को उन्होंने एस्टेब्लिश किया, डेवलप किया, और इस प्रोब के डेवलपमेंट के बाद जो हमारी कंट्री थी इंडिया, वो थर्ड लेवल पे आ गई थी, किसके? अपनी खुद की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोब को बनाने के लिए। मतलब कि 1988 में जो हमारी सीएसआईआर की लैब थी उसने अपने खुद के प्रोब्स बनाए जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, और अपने प्रोब्स को खुद से डेवलप करने की वजह से जो हमारा इंडिया था वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोब डेवलपमेंट में थर्ड प्लेस पे आ गया। इसके बाद
जो 1891 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की एविडेंस को केरला कोर्ट ने एक पैटर्निटी कोर्स केस था उसको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की कोर्ट में और उसको उन्होंने वैल्यू दे दी, मतलब कि उसको मान्यता दे दी। कब मान्यता दी थी? 1981 ने। किसने दी थी? केरला कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने। जैसे क्या था, एक पैटर्निटी कोर्ट डिस्प्यूट था, उसमें क्या था, एक पेरेंट्स थे, वो अपना जो चाइल्ड था उसको ये बात प्रूफ नहीं कर पा रहे थे कि बच्चा किसका है। मे बी जो फॉरेंसिक साइंस में होती है उसमें ये केसेस बहुत नॉर्मल केसेस होते हैं, बहुत अक्सर इन केसेस को रिजॉल्व किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से। जैसे क्या है, जब भी कोई पेरेंट्स है, मान लो जैसे मान लो किसी का एक बच्चा है, चिल्ड्रन, ये किसी का बेटा है, ठीक है। अब एक पेरेंट है P1, एक पेरेंट है P2। वो ये कह रहा है कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा कह रहा है कि ये पेरेंट 2 कह रहा है ये बच्चा मेरा है। तो अब इस डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व किया जाए? तो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ही हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। और इससे जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को 1991 में केरला हाई कोर्ट में सबमिट किया गया था। और जिसके बाद इसको जो रिपोर्ट आई थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, उसको हाई कोर्ट ने मान्यता दे दी और इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर दिया गया। और ये पहला डिस्प्यूट था जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से रिजॉल्व किया गया था। अब ये किस तरीके से रिजॉल्व हुआ था, इस पूरी टेक्निक्स क्या है, वो हम अपने आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो अब समझते हैं हम इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। DNA fingerprinting refers to the technique to obtain a multiple band map of a DNA fragments of different size by the digest DNA with a restriction enzyme, hybridize it with a specific core probe and compare it with the DNA map to another individual to evaluate their similarities. इस पूरी टेक्निक्स में उसका बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है? इसमें क्या है कि जो हमारे डीएनए होते हैं, सबसे पहले हम उस डीएनए को आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करने के बाद जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है एंडोन्यूक्लियस, उससे हम उसको कट कराते हैं। कट कराने के बाद फिर हम उसको रिजॉल्व करते हैं एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। देन उसके बाद हम साउथर्न प्लॉटिंग करते हैं, जिसमें हम कुछ प्रोब्स को उसमें ऐड करते हैं। प्रोब्स को ऐड करने के बाद फिर हम इसको ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा कंपेयर करते हैं कि जो भी हमारा इंडिविजुअल ए है या फिर पेरेंट ए है, उसके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, व्हाटएवर जो भी हमारे केस स्टडी है, हम उसकी स्टडी कर लेते हैं कि ये जो केसेस हैं, जो हमें जो एविडेंस मिले हैं, जो डीएनए के जो सीक्वेंसेस हैं, वो सिमिलर हैं या फिर डिससिमिलर हैं। तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल होता है किसका? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। अब हम इसके स्टेप्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बेसिकली स्टेप्स क्या है। सबसे पहले हमारा सैंपल कलेक्शन। सबसे पहले हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं। ये जो हमारे सैंपल्स होते हैं वो हमारा हेयर, ब्लड, सीरम, कुछ भी हो सकता है। फिर जैसे सपोज करो हमने ब्लड को आइसोलेट किया। अब ब्लड को कलेक्ट करने के बाद फिर हम डीएनए को उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने की भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। डीएनए एक्सट्रैक्शन करने के बाद फिर हम उसको पीसीआर करते हैं। पीसीआर में क्या है, इसकी बहुत सारी कॉपीज बन जाती हैं। कॉपीज बनने के बाद फिर हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से उसको कट कराते हैं। और ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो एक स्पेसिफिक साइट पे ही जाके कट करता है। जैसे यहाँ पे इकोआर1। इकोआर1 क्या है? एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये हमारी GAATTC इसी सीक्वेंस को कट करेगा। और ये कैसा देता है हमें? स्टिकी एंड। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इससे ट्रीट कराया, इसने इसी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज किया और कट लगा दिया। कट करने के बाद हमें ये मिल गए हमारे स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स मिले, फिर यहाँ से हमें बहुत सारे बैंड्स मिल जाएंगे, वो डिफरेंट साइज के, हमें डीएनए का साइज मिल जाएगा। फिर क्या हुआ, हमने एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई। एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या हुआ, जितने भी हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे वो ऑन द बेसिस देयर साइज सेपरेट आउट हो गए। सेपरेट आउट होने के बाद फिर हमने क्या कराया, साउथर्न प्लॉटिंग। साउथर्न प्लॉटिंग में हमने एक हमारी नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन ली, उस पर डीएनए को जो भी सीक्वेंस थे उसको उस पर ट्रांसफर कराया। फिर प्रोब्स लिए, प्रोब से हमने टैगिंग कराई। फिर हमने फाइनली ऑटो रेडियोग्राफी की, और जिससे हमें पता चल गया कि जो भी हमारे सीक्वेंसेस थे वो हमारे इंडिविजुअल से उसमें सिमिलरिटीज है या फिर
डिसिमिलरिटीज। ये सारे स्टेप्स हैं जो हम डीएनए फिंगरप्रिंट की प्रिंटिंग की प्रोसेस में यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं इसका प्रोसीजर। प्रोसीजर में सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं सैंपल कलेक्शन। सैंपल कलेक्शन में जो भी डिजायर पर्सन है, मान लो कोई डिस्प्यूट हुआ है, जैसे मान लो कोई क्राइम हुआ है, मतलब कोई मर्डर हुआ है, तो मर्डर में क्या है, हमें कुछ ब्लड सैंपल्स मिले हैं वहां पे। अब जो ब्लड सैंपल्स मिले वो सपोज करो 3 टाइप के मिले हैं। एक वो जिसका मर्डर हुआ है और 2 अलग पर्सन, या 2 पता नहीं किसके। अब जो भी है जिसका मर्डर हुआ है, एक तो ब्लड उसका है और 2 है किसी और पर्सन के, तो मतलब जाहिर सी बात है जिसने इस बंदे का मर्डर किया है उन्हीं में से किसी एक, उन्हीं पर्सन में ये किसी ना किसी का ब्लड होगा। ठीक है, तो ऐसे हमें ये 2 डीएनए के सैंपल्स यहाँ से हमें मिल गए। सपोज करो यहाँ पे हमने डीएनए के सैंपल मतलब ब्लड को ही ऐसा सैंपल यूज किया। ठीक है, ये मिला एक सैंपल, ये मिला 2 बी सैंपल। अब ये जो ए सैंपल है ये है हमारा जिसका मर्डर हुआ है उसका, अब ये है जिसने मर्डर किया है उसका। ये किस तरह के, अब देखो अब इस ब्लड की जगह हेयर भी हो सकते थे, सलाइवा भी हो सकता था, सीमन भी हो सकता था, बॉडी के टिश्यूज भी हो सकते थे, या फिर हमारे जो डीएनए सैंपल हैज बीन ऑब्टेन वेजाइनल सेल्स ट्रांसफर होती हैं, मतलब वेजाइनल सेल्स ट्रांसफर टू द आउटसाइड ऑफ द क्वांडम ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्सेस। जो जब सेक्स आपस में होने के बाद जो क्वांडम्स की ऊपर की लेयर होती है उससे वेजाइनल सेक्स जो सेल्स होती हैं उससे भी हम एज अ सैंपल यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन, फॉर द एनालिसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन अ सैंपल। ठीक है, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम एज अ सैंपल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डीएनए आइसोलेशन। अब हमें सैंपल तो मिल गया, सैंपल मिलने के बाद हम क्या करते हैं, उससे डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं। डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के हमारे 2 मेथड्स होते हैं। पहला हमारा होता है मैनुअल मेथड, दूसरा हमारा होता है किट मेथड। जैसे मैनुअल मेथड है तो इसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा चला जाता है। मतलब अगर आपको ब्लड से डीएनए को आइसोलेट करना है तो अगर आप मैनुअल मेथड से करेंगे तो एटलीस्ट 2 डेज हमारे जाएंगे। ठीक है, वहीं अगर हम किट मेथड्स का यूज कर रहे हैं तो हम 1 से 2 घंटे में अपने जो भी हमारा सैंपल है उससे डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैनुअल मेथड थोड़ा लॉन्ग मेथड होता है, किट मेथड थोड़ा शॉर्ट मेथड होता है। इससे बहुत जल्दी हमें डीएनए का सैंपल मिल जाता है और आज के टाइम में किट मेथड ही बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं पीसीआर। जैसे अब हमें डीएनए तो मिल गया, अब डीएनए को हमने अपने किट मेथड से आइसोलेट कर लिया। अब हमें क्या होता है, उसके नंबर को इंक्रीज करना होता है। जैसे मान लो हमें मिली है इसकी, मान लो सपोज करो 20 कॉपी मिली है, लेकिन 20 कॉपी इनफ नहीं होती है। मतलब कभी कभार हमें एक से ज्यादा बार भी सैंपल को लगाना पड़ सकता है। एक बार में हमें रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कई बार भी लगाना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है, हम पीसीआर करते हैं। पीसीआर में क्या होता है, इस डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होता है। एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या है, ये डीएनए हमारा अपने नंबर को इंक्रीज करता है। जिस तरीके से रेप्लिकेशन होता है, तो रेप्लिकेशन सेल्स के अंदर होता है। रेप्लिकेशन में क्या है, डीएनए खुद को रेप्लिकेट कर रहा है, मतलब खुद की सेम कॉपीज बना रहा है। तो वो हमारा सेलुलर लेवल पे हो गया। अगर वही हमें लैब के लेवल पे करना है तो वहां पे पीसीआर का यूज करते हैं। पीसीआर की फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। ठीक है, तो इस पीसीआर में बेसिकली हमारे 3 स्टेप्स होते हैं। पहला हमारा होता है डीनेचुरेशन, दूसरा हमारा होता है एनिलीन और तीसरा हमारा होता है एक्सटेंशन। ये जो हमारा डीनेचुरेशन प्रोसेस होता है वो होता है हमारा 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसमें क्या होता है, जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं डबल हेलिकल, ये आपस में ब्रेक होते हैं, मतलब ये आपस में टूट जाते हैं, ये दोनों सिंगल स्ट्रैंड्स में ब्रेक हो जाते हैं। फिर एनिलीन में क्या होता है, हमारे फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर आके बाइंड करते हैं और इस डीएनए की सिंथेसिस करते हैं। देखिए ये इस तरीके से, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये क्या है हमारे प्राइमर। एक होता है हमारा फॉरवर्ड प्राइमर जो फॉरवर्ड डीएनए को रेप्लिकेट करता है, दूसरा हमारा होता है रिवर्स प्राइमर जो हमारे रिवर्स डायरेक्शन में डीएनए को रेप्लिकेट करता है। फिर हमारा होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या है, हमारा डीएनए का
नया बैंड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कितना डीएनए था, ये एक डीएनए था। या कितने डीएनए हो गए हमारी, 2 कॉपी। तो देखो एक सेल एक डीएनए से बनी हमारी 2 कॉपी, फिर 2 से बनेंगी हमारी 4 कॉपी, फिर 4 से बनेंगी 8 कॉपी। इस तरीके से हमारा डीएनए की साइकिल रेप्लिकेट होता चला जाता है। अब ये जो पूरी डीएनए की प्रोसेस, पीसीआर की जो प्रोसेस होती है, वो होती है हमारी थर्मल साइकिलर में। ठीक है, जितनी भी ये पूरी प्रोसेस होती है, ये एक इक्विपमेंट होता है जिसमें ये पूरी प्रोसेस हमारी परफॉर्म की जाती है। तो ये है हमारी पीसीआर ट्यूब्स। इसी में हम अपने सारे जो भी रिक्वायरमेंट हमारे कंपोनेंट्स होते हैं पीसीआर की प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, वो हम इसमें ऐड करते हैं। और कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहले हमने जो डीएनए सैंपल आइसोलेट किया था वो, नेक्स्ट हमारे फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर, नेक्स्ट हमारे न्यूक्लियोटाइड्स एंड टैग पॉलीमरेज, जो हमारे पॉलीमरेज मतलब कि डीएनडीपीज को ऐड करेगा। जैसे वहां पे हमारा डीएनए पॉलीमरेज होता है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस जब हम कर रहे होते हैं तो वहां पे हम डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम टैग पॉलीमरेज यूज करते हैं। यहाँ पे हम टैग पॉलीमरेज क्यों यूज करते हैं, क्योंकि टैग पॉलीमरेज 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी अपनी एक्टिविटी को लॉस नहीं करता है, दैट्स व्हाई वी यूज दिस। फिर हम इसमें बफर मिक्सचर यूज करते हैं और कोफैक्टर जैसे मैग्नीशियम वगैरह यूज करते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स को हम इसमें ऐड कर देते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कितना हमें सैंपल्स रन करानी है, कितनी साइकिल्स हमें रन करानी है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने पूरे सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद इसको बंद करने के बाद इस थर्मल साइकिल में रख देते हैं। और एक मतलब अगर मान लो आपको 30 साइकिल भी चलानी है तो 2 से 3 घंटे इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने में लगते हैं। तो इस तरीके से हमारी पूरी पीसीआर की साइकिल परफॉर्म हो जाती है। ठीक है, अब हमारा डीएनए एम्पलीफाई हो गया। अब डीएनए एम्पलीफाई होने के बाद अब हम क्या करते हैं, उसे ट्रीट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है, देखो न्यूक्लियस, सबसे पहले आप समझिए न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस वो एंजाइम्स हैं जो डीएनए को कट करते हैं, दैट्स व्हाई दे नोन एज अ न्यूक्लियस। वही जो न्यूक्लियस है वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक हमारा होता है एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा हमारा होता है एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब क्या है, जैसे ये हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है, अगर इसकी बाहर की ये साइड बाई साइड अगर कोई न्यूक्लियस कट कर रहा है तो वो हमारा होता है एक्सोन्यूक्लियस। वहीं अगर कोई अंदर की साइड डीएनए को कट कर रहा है तो वो हमारा होता है एंडोन्यूक्लियस। वहीं अगर हम बात करें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो न्यूक्लियस है जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे जाकर ही कट करता है, उसके अलावा वो कहीं कट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अपनी लास्ट स्लाइड में अंडरस्टैंड किया था इको आर1 के बारे में, कि जो इको आर1 था वो सिर्फ GAA-TT सीक्वेंस पे ही कट कर रहा था, इसके अलावा कोई भी आप सीक्वेंस कितना भी रख दो वो कट ही नहीं करेगा, बस वो इसी सीक्वेंस को कट करेगा। ठीक है, ठीक है, द आइसोलेटेड डीएनए हैज बीन रिमूव फ्रॉम अ सेल्स, ये आइसोलेटेड किया है, इसको हम क्या करते हैं, आपको समझ में आ गया ना रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो एंजाइम्स हैं जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे जाके कट करते हैं, जैसे इको आर1 से अगर हम कट कराते हैं तो वो GCC-TT ये सीक्वेंस को ही कट करता है, इसके अलावा वो कहीं भी कट नहीं करेगा। ठीक है, अब हमने अपना जो भी रिएक्शन मिक्सचर था जो हमारा मिला है एम्प्लीफिकेशन के बाद, अब उसको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट कराते हैं। मतलब एक सैंपल लेंगे जिसमें हम अपना रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाल देंगे, हमारा जो डीएनए का सैंपल था जितनी हमें रिक्वायरमेंट थी उतनी, सारा नहीं लेंगे, जितनी हमें अपने सैंपल को आगे परफॉर्म करने के लिए रिक्वायरमेंट है उतनी ही हम डालेंगे डीएनए। ठीक है, और फिर जितना हमने डीएनए डाला है उसी के अकॉर्डिंग हम अपना रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसमें डाल देंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसे कट डाल देंगे तो ये क्या करेगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विल कट द डीएनए इन अ पैटर्न दैट डिफरेंट डीएनए विद other sources unless they identify the DNA the same, matching and unmatching samples enables to identification। ठीक है, अब क्या किया हमने, डीएनए लिया, एंडोन्यूक्लियस हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डाल दिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने क्या किया, डीएनए को डिफरेंट डिफरेंट साइट पे जाके कट कर दिया। अब कट करने से क्या हुआ, हमें डिफरेंट डिफरेंट मैप मिल जाएंगे,
मैप से क्या है, हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो सैंपल है वो मैच कर रहा है या मैच नहीं कर रहा है। ठीक है। The DNA finger, the DNA fragment produced by the restriction enzymes are separated by the size using approach of a जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है। अब यहाँ पे हमने डीएनए को डाला, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डाला, उसने उसको कट किया। अब कट करने के बाद ये भी तो हमें पता चलना चाहिए ना कि सेपरेट भी तो होने चाहिए ना डीएनए के, जितने भी मैप्स बने हैं वो सेपरेट आउट भी होना चाहिए। तो सेपरेशन करने के लिए हम कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अब हम समझते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, लेकिन उससे पहले हम एक बात समझते हैं कि जो हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस है उसे हम आरएफएलपी भी कहते हैं। आरएफएलपी क्या है? रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें क्या है? रिस्ट्रिक्शन लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म एनालाइज द डीएनए बेंडिंग पैटर्न ऑफ डिफरेंट डीएनए सैंपल आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। आरएफएलपी में भी हम जो डीएनए के सीक्वेंस होते हैं उसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कराते हैं, जैसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करा रहे थे। इसीलिए ये जो टेक्निक है इसे हम आरएफएलपी भी बोलते हैं। आरएफएलपी एनालाइज द मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन बोथ मेडिसिन एंड फॉरेंसिक साइंस। जो आरएफएलपी है वो मेडिसिन एंड फॉरेंसिक साइंस में मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है और बहुत सारे इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं। Forensic scientists use RFLP as a form of a DNA fingerprinting, which is useful for analyze the DNA obtained from a criminal scene, suspect and a victim. ठीक है, वही सेम प्रोसेस यहाँ पे बताई गई है। डीएनए सैंपल आर कलेक्टेड, द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स इंक्रीज्ड बाय पीसीआर एंड सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टू स्पेसिफिक बाइंडिंग पैटर्न। जो हमने अभी पूरी टेक्निक को अंडरस्टैंड किया वो वहीं पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अब एक बार इस पूरी टेक्निक्स को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। देखो, आरएफएलपी क्या है? एक टाइप की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, क्योंकि दोनों के प्रोसीजर मोस्ट ऑफ द सेम है। आरएफएलपी में भी हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स का यूज करते हैं डीएनए के फिगमेंट्स को कट करने के लिए, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी करते हैं। देखिए, ये था हमारा आइसोलेटेड डीएनए। वहां पे हमने एमएसटीएल1 एंडोन्यूक्लियस जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसे हमने यूज किया। अब इसने इसकी स्पेसिफिक साइट पे जाके कट कर दिया। ठीक है, ये हो गया डेस्ट्रॉय द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने इसे यहाँ पे इसको क्या कर दिया? हटा दिया, म्यूटेशन कर दिया। अब क्या हुआ? यहाँ पे हम अपने प्रोब रीजन मिल जाएगा, मतलब प्रोब्ड रीजन मिला। यहाँ पे हम अपने डीएनए तो देखो, अब हम दोनों टेक्निक्स को एक बार में अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। आरएफएलपी है, आरएफएलपी में भी हम क्या करते हैं? वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को कट कराते हैं, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी हम सेम प्रोसेस करते हैं। तो हमने क्या किया? अपना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया और उससे डीएनए को हमने ट्रीट करा दिया, और उसने हमारे एंजाइम्स को कट करा दिया। कट कराने के बाद हमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स मिल गए। देखिए, जैसे ये मिले हमें नॉर्मल फ्रेगमेंट्स, जो हमारे नॉर्मल सैंपल्स के फ्रेगमेंट थे, और जी हमारे मिले म्यूटेटेड डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो हमें यहाँ से मिले हैं, जैसे जब हमने उसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करा दिया तब हमें मिले हैं। ठीक है, अब हमने इसे क्या किया? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट आउट कर लिया। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से कैसे सेपरेट आउट किया वो अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, gel electrophoresis is a technique commonly used for separation of molecular based on a size and biochemical characteristics such as the charge and polarity. Agarose gel electrophoresis is widely used for the separation of a DNA varying by the size that may be generated by the restriction enzymes such as the DNA fingerprinting, RFLP analysis by another means such as a पीसीआर। तो इसमें क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है। सबसे पहले हम समझते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सच एज अ डीएनए और आरएनए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक सेपरेशन की टेक्निक है। कैसी टेक्निक है? सेपरेशन की टेक्निक है। और ये किसको सेपरेट आउट करती है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को।
और ये हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं हमारे? डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। ये इनको उनकी साइज, पोलरिटी और चार्ज के बेसिस पे सेपरेट आउट करती है। इसमें यहाँ पे हमें क्या करना है? डीएनए को सेपरेट आउट करना है। तो डीएनए को सेपरेट आउट करने के लिए हम कौन सी प्रोसेस का यूज करते हैं? वो हमारी होती है एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब वही अगर हमें प्रोटीन को यूज करना हो तो हम वहां पे यूज करते हैं एसडीएस पेज। ठीक है, तो जो हमारे रिस्ट्रिक्शन आरएफएलपी या फिर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग या फिर जो पीसीआर से हमें डीएनए मिला है, डीएनए के फिंगर डिफरेंट फ्रेगमेंट्स मिले हैं, उसको हम एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट आउट करते हैं। कैसे सेपरेट आउट करते हैं अब हम वो अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका पूरा प्रोसीजर समझते हैं। क्या है? सबसे पहले हमें अपना एगारोस का बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। अब जितनी भी कंसर्न, अगर मान लो हमारा इसमें हम एक बफर लेते हैं, हम ट्रिस बफर लेंगे, उसमें हम सबसे पहले एगारोस और बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये हमने अपना एगारोस और बफर का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया है। प्रिपेयर करने के बाद ये हमारी एक ये पूरा इक्विपमेंट होता है, ट्रे होती है। ठीक है, इस ट्रे में अपने एगारोस बफर सॉल्यूशन को पोर कर देंगे और इसमें ये कॉम लगा हुआ है, इसको इसमें डाल देंगे, जिस कॉम की वजह से इसमें वेल्स बन जाएंगी। ठीक है, देखो अब ये बन गया हमारा जेल और ये बन गई हमारी वेल्स। ये वेल्स किसकी वजह से मिली? इस कॉम की वजह से। अब इसी वेल्स में हम अपने सैंपल्स को रखेंगे। ठीक है, अब हम अपने डीएनए सैंपल को, जो हमने ट्रैकिंग डाई ऐड की है, जैसे हमने लिया डीएनए सैंपल, उसमें हम इसमें ऐड कर देते हैं ट्रैकिंग डाई। ट्रैकिंग डाई क्यों ऐड करते हैं? जिससे डीएनए अगर सेपरेट आउट हो रहा है तो हमें पता चल जाए। ठीक है, तो अब हमने पाइपेट ली, पाइपेट से अपने डीएनए सैंपल को इन्हीं वेल्स में लोड कर दिया। अब लोड कर दिया, फिर हमने क्या किया? यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड किया, एक साइड नेगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी को जब हम ऑन कर देंगे तो हमारा जो डीएनए है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, क्योंकि डीएनए पर हमारा होता है नेगेटिव चार्ज। तो जब ये मूव करेगा तो अपने साइज के बेसिस पे हमारा ये हो जाएगा सेपरेट आउट। इसके जो पहला कॉलम होता है उसमें हम डीएनए लेडर डाल देते हैं। डीएनए लेडर मतलब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, तो अब ये हमने ये कर दिया, लेडर डाल दिया, हमारे डीएनए के सीक्वेंस सारे सेपरेट आउट हो गए। ये हमारे इस तरीके से ये मिल जाते हैं हमें डीएनए के सीक्वेंस। अब इस तरीके के ये हमें सीक्वेंस मिल जाते हैं, किसके? डीएनए के। ठीक है, इसे अगर हमें एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तक ही प्रोसेस अपनी कंप्लीट करनी है तो हम इसे यूवी ट्रांसमीटर होता है जिसमें विजुअलाइज कर लेते हैं, जो जिसमें हमें ऑरेंज कलर के वेंट्स मिलते हैं, क्योंकि हम अपने सैंपल्स में ईपीवीआर को डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो गई। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद अब हम करते हैं साउथिंग प्लॉटिंग। साउथिंग प्लॉटिंग क्या होती है वो अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें क्या है, जो हमने अपनी यहाँ पे जो हमारी जेल बना था, ये जो हमारी जेल है, ये एगारोस का जेल है, इस पे हमारे डीएनए के फिगमेंट इस तरीके से सेपरेट आउट होते हैं। तो अब हम इसको, ये होती है हमारी नायलॉन की मेम्ब्रेन। देखिए ये है हमारी नायलॉन की मेम्ब्रेन। इस पे हमें इस एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो भी फ्रेगमेंट्स मिले हैं उसे हमें इस पे ट्रांसफर करना रहता है। ठीक है, ये एक हमारा वैक्यूम प्लॉटर होता है, ये एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये नायलॉन पेपर्स है, वॉटमैन पेपर, रबर बास्केट, इस पूरे सिस्टम को इस तरीके से सेटअप कर लेते हैं। सेटअप करने के बाद फिर क्या होता है, इसको ओवरनाइट इंक्यूबेशन दे देते हैं। ओवरनाइट जब इंक्यूबेशन देते हैं तो ये जो हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं, एगारोस मतलब बफर से, एगारोस वाला जो जेल का बफर हमने प्रिपेयर किया उससे हमारी इस नायलॉन की मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर हो जाते हैं। जब ये जो हमारी नायलॉन की मेम्ब्रेन है उस पर ट्रांसफर हो जाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम रेडियो एक्टिव प्रोब ऐड करते हैं। मतलब जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोब्स डिजाइन करते हैं, जिससे हमें पता होता है कि हमारे प्रोब का ये सीक्वेंस है और ये इस वाले सीक्वेंस पे जाके बाइंड कर जाएगा। ठीक है, और जो होते हैं या तो ये रेडियो एक्टिव और कलर्ड होते हैं। प्रोब नायलॉन पे जाके डाले हमने, डाल किया, जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री साइड होती है उस पे जाके ये
बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। और जितने भी प्रोब्स होते हैं वो अपनी स्पेसिफिक साइट पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस अगर मिलेगा तभी वो जाके बाइंड करेंगे, अगर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस नहीं मिलेगा तो वो बाइंड नहीं करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब डीएनए में हमने अपने प्रोब्स डाल दिए और जो नायलॉन शीट पे हमारे डीएनए सीक्वेंस थे, अब इनमें हो जाएगी हमारी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हो गई, हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद मतलब कुछ टाइम तक हम इसे इंक्यूबेशन देते हैं और हमारी उसमें हो जाती है जो प्रोब्स हैं और उसको प्रोब और डीएनए के बीच में हो जाती है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि जो प्रोब्स होते हैं वो अब हमारे डीएनए से बाइंड कर गए हैं। अब बाइंड करने के बाद जितने भी हमारे प्रोब्स डीएनए से बाइंड करने होते हैं वो बाइंड कर जाते हैं, जो एक्स्ट्रा हमारे होते हैं उनको हम वॉश आउट कर देते हैं, ठीक है। वॉश आउट करने के बाद क्लीन कर देते हैं जिससे हमारा जो बैकग्राउंड में नॉइस नहीं आए वो हमारी सारी डिटेक्ट हो जाए। फिर नेक्स्ट हम करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होता है, इसमें जो हमारी हाइब्रिडाइज रेडियो प्रोब जो मेम्ब्रेन थी उसको हम एक हमारी रेडियो ऑटोग्राफी एक मशीन होती है जिसमें हम रखते हैं। रखने के बाद क्या टेक्निक्स इंप्रूव द हाइब्रिडाइज मेम्ब्रेन विद द एक्सरे फिल्म। एक एक्सरे फिल्म होती है, जैसे ये हमने स्टेज रखी, यहाँ पे हमने टेप वगैरह लगा दी, हमारा सिलेक्शन था, ये हमारा माइक्रोस्कोप नाइफ, मतलब इसमें पूरा हमने अपना सैंपल को सेटअप कर दिया। सेटअप करने के बाद अब जो डीएनए के फिगमेंट्स आते हैं वो हमें एक्स-रे फिल्म होती है उस पे शो कर जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, द एक्सरे फिल्म ऑल्टर इट्स डेवलपमेंट सो द मल्टीपल नंबर ऑफ बैंड्स दैट लुक्स बारकोड एंड नोन एज अ फिंगरप्रिंट्स। अब जो हमारे एक्सरे फिल्म से डीएनए ऑटो रेडियोग्राफी करने के बाद जो एक्सरे फिल्म पे जो डीएनए के फिगमेंट्स आए, मतलब जो जो बॉन्ड्स आएंगे ना, हमारे बैंड आएंगे इस तरीके के डीएनए फिगमेंट मतलब एक्सरेज पे, उसी को हम कहते हैं डीएनए फिगमेंट या फिर बार कोड। और फिर हम उसी को फाइनली एनालाइज कर लेते हैं, किससे, जो भी हमारा गिविंग सैंपल्स होता है। जैसे एक हमारा होता है विक्टिम का, जैसे मान लो इसका मर्डर हुआ था, उसका सैंपल हमें मिला तो उसके बैंड्स हमारे ये हैं। और दूसरा हमारा ये है एक सस्पेक्ट, मतलब जिसने भी मान लो जिसने भी हमारा मतलब जिसने मर्डर किया है क्रिमिनल साइड पे, सैंपल फ्रॉम अ क्रिमिनल साइड, जिसने हमारा मर्डर किया है उसका सैंपल, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर दो सैंपल है, एक जिसका मर्डर हुआ है उसका है तो दूसरा सैंपल उसी का होगा जिसने मर्डर किया है। और ये हमारे 3 सस्पेक्ट वाले पर्सन थे कि या तो इसका हो सकता है या इसका हो सकता है या इसका हो सकता है। तो हमने तीनों के सैंपल्स लिए, डीएनए को रन कराया, डीएनए को रन कराने के बाद फिर आप देखो जो एक्सरे ऑटो रेडियोग्राफी करने के बाद हमें एक्सरे फिल्म आई, एक्सरे फिल्म से हमें इस तरीके के बेंडिंग मिले। अब बेंडिंग करने के बाद देखिए हम इसका करते हैं कंपैरिजन, जैसे ये वाला बंड इसमें है, इसमें नहीं है। नेक्स्ट ये हल्का बंड इसमें आया है, इसमें भी नहीं है, इसमें आया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बंड देखा, इसमें भी है, S1 में है, S2 में नहीं है, S3 में बहुत हल्का सा है। थर्ड बंड इसमें भी है, इसमें है, इसमें इतना नहीं है। इस तरीके से हम सारे बैंड को मैच कर लेते हैं और हमें इस बात का प्रूफ मिल जाता है कि जो हमारा S1 पर्सन है उसने ही इस पर्सन का क्या किया है, मर्डर। क्यों, ये पर्सन जितने भी सीक्वेंस थे ये हमें सेम इस पर्सन से क्यों मिले, क्योंकि ये डीएनए इसी का है। और क्योंकि इससे इस वाले दोनों सीक्वेंस से मैच क्यों नहीं किए, क्योंकि इसका नहीं है, क्योंकि डीएनए का जो 0.1 यूनिक पार्ट होता है वो हर पर्सन का अलग अलग होता है। जैसे सपोज करो एटीजीसी वाले सीक्वेंस है, इसमें माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट्स का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें माइक्रो सैटेलाइट को यूज करते हैं इन एनालिसिस इन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो एटीजीसी मान लो सपोज करो जो S1 था उसमें थे 10, जो S2 था उसमें थे हमारे 2 और जो S3 था उसमें थे 20। तो जिसमें 10 होंगे और जिस सैंपल में 10 होंगे वही तो आपस में मैच करेंगे, 2 और 20 से तो मैच ही नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से फिर हम अपने इस पूरी प्रोसेस से ये फाइनल कंक्लूड कर सकते हैं कि इस पर्सन ने इस क्राइम को परफॉर्म किया है या फिर इस पर्सन ने इस पर्सन का मर्डर किया है। इसी तरीके से हम पैटर्निटी केसेस को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नाउ अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के रोल कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए
अगर वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक साइंस में इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में, प्लांट्स की बहुत सारी वेराइटीज को आइडेंटिफिकेशन करने में, इमिग्रेशन पर्पस में, मतलब कि कौन एक पर्सन से दूसरे पर्सन गए हैं, कौन नहीं गया है, उस तरीके को भी इस इमिग्रेशन प्रोसेस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। पेडिग्री एनालिसिस में इसका हम यूज करते हैं। असेसमेंट ऑफ इनब्रीडिंग में भी इसका यूज करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिसिंग चाइल्ड। फॉरेंसिक साइंस की बहुत सारे केसेस होते हैं जिनको रिजॉल्व करने भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। थैंक यू सो मच। प्लीज follow IDLS Academy on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, LinkedIn and also get it on Google Play Store. Thank you so much. अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब IDLS Academy. Thank you so much.